बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइडन का चैप्टर नंबर 23 की पार्ट 3 और लास्ट पार्ट वीडियो है ये। इसमें हम डायनामिक्स ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस एंड मिट्रल रिगर्गिटेशन से आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था एओर्टिक वाल्व के इश्यूज को, यानी एओर्टिक वाल्व का स्टेनोसिस और रिगर्गिटेशन को पार्ट 2 की वीडियो में डिस्कस कर चुके हुए हैं। अच्छा, अब आगे इसके अंदर हम बेसिकली देखेंगे कि मिट्रल वाल्व का कोई भी मिट्रल वाल्व जो कि ये देखिएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल मैंने ड्रॉ किया, ये हार्ट का इस तरफ दूसरा वेंट्रिकल और दूसरा एट्रियम है राइट। ये लेफ्ट वेंट्रिकल ड्रॉ किया, ये लेफ्ट एट्रियम ड्रॉ किया और यहाँ पे आ गया आपके पास मिट्रल वाल्व। अगर इस मिट्रल वाल्व का स्टेनोसिस हो जाएगा तो रिजल्टेंटली क्या होगा, यहाँ से ब्लड पूरी तरह से वेंट्रिकल में आ नहीं सकेगा, यानी एट्रियम से वेंट्रिकल में कम ब्लड आएगा क्योंकि स्टेनोसिस हुआ है, चिपका हुआ है। और अगर इसके अंदर स्टेनोसिस के बजाय आपके पास रिगर्गिटेशन हो गई तो उसमें ये पूरी तरह क्लोज नहीं होगा, यानी कि पूरी तरह आ तो जाएगा लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ ब्लड वापस भी चला जाएगा क्योंकि ये पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ होगा। तो ये चीज हम कंसिडर करेंगे कि दोनों थोड़ा सा ब्लड वापस चला गया तो नेट ब्लड कम आया वेंट्रिकल में। तो दोनों सूरतों में मिट्रल रिगर्गिटेशन हो या मिट्रल स्टेनोसिस हो, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में कम ब्लड आता है। एज अ रिजल्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में भी कम ब्लड जा पाता है। तो बॉडी में ब्लड कम जाता है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में कम ब्लड जा रहा है। देयरफॉर ईदर ऑफ दीज कंडीशंस reduces the net movement of blood from the left atrium to the left ventricle। ये तो हमने चीज देख ली कि दोनों में एक ही मसला जरूर आ रहा है। अब एक चीज नोट कीजिएगा, ये जो लेफ्ट एट्रियम होता है इसके अंदर ब्लड, यहाँ पे अगर मैं लंग्स ड्रॉ करूं, ये लंग्स हैं, तो लंग से ब्लड आ रहा होता है आपके पास लेफ्ट एट्रियम में और राइट एट्रियम से जा रहा होता है ब्लड लंग्स के अंदर राइट। अब अगर लेफ्ट एट्रियम से कम ब्लड जा पा रहा है वेंट्रिकल में तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भरता जा रहा है, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम लंग से कम ब्लड ले रहा है। क्यों भाई, इसमें पहले ही भर रहा है, आगे ये कम दे पा रहा है तो ये लंग से ज्यादा ब्लड नहीं ले सकेगा। जब लंग से ज्यादा ब्लड नहीं ले सकेगा और राइट हार्ट धड़ाधड़ लंग्स में ब्लड भेजी जा रहा है तो लंग्स में ब्लड फ्लूइड बहुत ज्यादा हो जाएगा, लंग्स में एडिमा हो जाएगा जिसको हम पल्मोनरी एडिमा कहेंगे। ठीक हो गया, एक तो पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि जिस तरह ये एट्रिया भरता जाएगा, पहले कुछ भरेगा भी तो सही ना, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा और साइज भी इंक्रीज करेगा और इसकी हाइपरट्रॉफी होगी। हाइपरट्रॉफी क्यों होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बड़ी मुश्किल से ब्लड को पंप करना जाता है वेंट्रिकल्स में। जब एट्रिया का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो हमने पढ़ा था साइज इंक्रीज होने से एक जो प्रॉब्लम होता है वो फिब्रिलेशन हो जाती है, यानी कि जो नर्व इम्पल्सेस होती है उनकी सर्कस मूवमेंट्स हो जाती है और उनकी सर्कस मूवमेंट्स की वजह से वो इधर ही घूमती रहती है नर्व इम्पल्सेस और फिब्रिलेशन हो जाती है जिसकी वजह से काफी लीथल कंडीशंस प्रोड्यूस हो सकती हैं। ऑल्दो एट्रिया की फिब्रिलेशन उतनी लीथल नहीं होती जितनी वेंट्रिकल की होती है, लेकिन ये भी एक डेंजरस सिचुएशन तो डेफिनेटली है ही है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो दो उन्होंने चीजें बताई हैं, जो दो इफेक्ट्स हो रहे हैं आपके पास मिट्रल वाल्व के प्रॉब्लम्स के, एक है पल्मोनरी एडिमा इन मिट्रल वाल्वुलर डिजीज, जो मैंने आपको बता दिया कि पल्मोनरी एडिमा क्यों होगा। दूसरा आ रहा है इनलार्ज लेफ्ट एट्रियम, वो भी मैंने आपको बता दिया कि ब्लड वहां पे एक्युमुलेट हो रहा है तो वो इनलार्ज लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा। और तीसरा एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है, सर्कस मूवमेंट्स होगी, एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगी। तो तीन चीजें मिट्रल स्टेनोसिस से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। नंबर 1 पल्मोनरी एडिमा, नंबर 2 मिट्रल वाल्वुलर डिजीज और नंबर 3 नंबर 1 पल्मोनरी एडिमा, नंबर 2 एनलार्ज लेफ्ट एट्रियम और नंबर 3 एट्रियल फिब्रिलेशन। अच्छा, अब उसके बाद ये तीन प्रॉब्लम्स हो गए। हम जो ब्लड बॉडी के अंदर कम जा रहा है और जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, कंपनसेशन क्या होती है बॉडी के अंदर। तो एक तो वही कंपनसेशन का मैकेनिज्म है कि ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज किया जाता है। किस तरह से इंक्रीज किया जाता है, जाहिर सी बात है जब लेफ्ट वेंट्रिकल से कम ब्लड बॉडी में जा रहा है तो बॉडी के अंदर एट्रियल प्रेशर कम हो रहा है तो एक्सक्रीशन कम हो जाएगी किडनी से। जब एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कम होगा तो डेफिनेटली आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो हार्ट के अंदर ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा ब्लड पंप होगा तो कुछ ना कुछ, अब राइट एट्रियम में भी ज्यादा ब्लड आएगा, चलो सारा नहीं डाल सकेगा लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ज्यादा ब्लड आगे चला जाया करेगा। अच्छा, एक और चीज नोट करें, जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वीनस रिटर्न इंक्रीज कर गया, वीनस रिटर्न इंक्रीज किया तो राइट एट्रियम में ज्यादा ब्लड जा रहा है, राइट एट्रियम में तो ज्यादा ब्लड जा रहा है, राइट एट्रियम आगे लंग्स में भी बहुत ज्यादा ब्लड भेज रहा है, लेकिन आपको पता है कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में थोड़ा ब्लड जा पा रहा है।
तो ये जो एक्यूमुलेशन हो रही थी लंग्स के अंदर वो मजीद होना शुरू हो जाएगी और जो राइट एट्रियम है उसके ऊपर मजीद बोझ आ जाएगा कि उसने इतनी एक्यूमुलेशन अगेंस्ट उसने ब्लड को पंप करना है, तो राइट एट्रियम का वर्कलोड इंक्रीज करने से राइट एट्रियम की भी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमने देखा कि कंपनसेशन किस किस तरह से हो रही है। उसके बाद आता है सर्कुलेटरी डायनामिक्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज इन पेशेंट्स विद वैल्वुलर लीजंस। एक चीज तो कंफर्म हो गई, जब एओर्टिक वाल्व्स का भी कोई प्रॉब्लम आया था तो हमें पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से कम ब्लड एओर्टा में जा सका था। दोनों प्रॉब्लम है, एओर्टिक वाल्व के दोनों तरह के प्रॉब्लम है। इसी तरह मिट्रल वाल्व के दोनों तरह के प्रॉब्लम में हम देख रहे हैं कि लेफ्ट एट्रियम से कम ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कम आएगा तो सारी बात है बॉडी में भी कम ब्लड जाएगा। ठीक, और इसको नॉर्मलाइज करने के लिए जो आपकी बॉडी है, जो आपका हार्ट है, वो ऑलरेडी अपनी जो नॉर्मल काम है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर रहा होता है। मतलब अगर पहले अगर 100% ब्लड पंप हो रहा था, अब 50% ब्लड पंप हो रहा है, तो पहले अगर उसको 1 लीटर पंप करना पड़ता था पूरी बॉडी के लिए, अब वो 2 लीटर पंप करता है, 1 लीटर बॉडी में चला जाता है और 1 लीटर वापस आ जाता है। तो ऑलरेडी जो हार्ट है वो 2 लीटर ब्लड पंप कर रहा है। अगर इंसान एक्सरसाइज में जाएगा, जो एक्सरसाइज की स्टेट में आएगा, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट से कहेगा जनाब और काम करो। हार्ट बेचारा चूंकि पहले ही एक्स्ट्रा काम कर रहा है इसलिए काम इंक्रीज करने की कैपेसिटी उस बंदे में कम होगी, कार्डियक रिजर्व कम होगा, रेस्पिरेटरी रिजर्व कम होगा। वो डेफिनेट सी बात है, किसी भी वैल्वुलर डिजीज में किसी भी वैल्व का इशू हो तो जाहिर सी बात है क्योंकि हार्ट की एफिशिएंसी कम हो जाती है तो कार्डियक रिजर्व वगैरह कम हो जाएगा। फिर हम चलते हैं एबनॉर्मल सर्कुलेटरी डायनामिक्स इन द कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस। अच्छा, ये बेसिकली क्या है कि फीटस के अंदर ही कुछ ब्लड वेसल्स जो हैं वो फीटल लाइफ के अंदर ही गलत बन जाती हैं या कोई इश्यूज आ जाते हैं, उनको हम कॉन्जेनिटल एनोमली कह देते हैं। ठीक है, अब हार्ट की हम 3 तरह की कॉन्जेनिटल एनोमलीज डिस्कस करेंगे। एक तो है स्टेनोसिस ऑफ द चैनल ऑफ द ब्लड फ्लो एट सम पॉइंट्स। ये हार्ट यानी कि हार्ट की ब्लड वेसल्स या हार्ट के करीब करीब जो ब्लड वेसल्स हैं एओर्टा वगैरह, उनके अंदर किसी भी ब्लड वेसल का स्टेनोसिस हो रहा है, कोई ब्लड वेसल चिपक रही है या एक ब्लॉकेज प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर। नंबर 1 तो ये इशू हो सकता है। दूसरा, आपके पास लेफ्ट टू राइट शंट है। अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे, यानी कुछ इस तरह का काम है कि ब्लड गलती से लेफ्ट हार्ट का राइट हार्ट में जाना शुरू हो गया है। और तीसरा है राइट टू लेफ्ट शंट, यानी कि कोई इस तरह का मसला हो रहा है कि राइट हार्ट से लेफ्ट हार्ट में जाना शुरू हो गया है। ये इश्यूज किस तरह से आएंगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चीज को देखेंगे वो है स्टेनोसिस ऑफ द चैनल। स्टेनोसिस में हम पहले भी एक चैप्टर में ये डिस्कस कर चुके हैं, मेरे ख्याल गालिबन चैप्टर नंबर 19 था, कोएक्टेशन ऑफ द एओर्टा। उसमें होता क्या है कि ये आपके पास जो एओर्टा है ये यहाँ पे इसके अंदर कहीं ना कहीं स्टेनोसिस हो जाता है। स्टेनोसिस होने से क्या होता है, ऊपर ब्लड ज्यादा है, नीचे कम ब्लड जा पा रहा है। ऊपर आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा है, नीचे आर्टीरियल प्रेशर कम जा पा रहा है। किडनीज को कम आर्टीरियल प्रेशर पहुंचता है, किडनी एक्सक्रीशन कम कर देती हैं, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। ऊपर तो पहले ज्यादा था, ऊपर मतलब पहले नॉर्मल था ऊपर और नीचे कम पहुंच रहा था। ठीक है ना, जब किडनी ने ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज किया, हत्ता कि किडनी के पास नॉर्मल हो गया प्रेशर, तो ऊपर का प्रेशर कहीं गुना ज्यादा हो चुका होगा। मिसाल दे रहा हूं मैं, अगर नॉर्मल प्रेशर 100 था तो यहाँ ऊपर 100 है और ब्लॉकेज के नीचे 70 मिल रहा है। ठीक है, किडनी के एरिया भी 70 तो छोड़ा है। ये ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करती जाएगी हत्ता कि किडनी को मिलने वाला 100 हो जाए, और जब किडनी को मिलने वाला 70 से बढ़ के 100 हो जाएगा तो ऊपर जहां पहले ही 100 था वहां जारी बात है वो 130 हो चुका होगा या ज्यादा हो चुका होगा। तो ये इश्यू हो रहा था कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा के अंदर, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। उसके बाद आता है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। बेसिकली होता है क्या है, आपके पास जब फीटल लाइफ होती है तो फीटल लाइफ के अंदर आपको पता है कि जो ऑक्सीजनेशन है वो भी प्लेसेंटा से हो रही होती है और जो लंग्स होती हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही होती। इसी तरह से हार्ट बहुत प्रेशर से ब्लड को पंप नहीं कर रहा होता क्योंकि प्लेसेंटा बहुत सारा काम कर रही होती है, मदर की बॉडी से बहुत सारी हेल्प मिल रही होती है इन सारे प्रोसीजर्स में। तो होता बेसिकली क्या है, फीटस के अंदर जो लंग्स होती हैं वो कोलैप्स्ड होती हैं। ठीक हो गया, तो लंग्स चूंकि कोलैप्स्ड होती है तो जाहिर सी बात है ब्लड वेसल्स भी प्रॉपर तरीके से वहाँ पे खुली नहीं होंगी, तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत कम होगा और जो ब्लड का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो लंग्स के अंदर ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ब्लड वेसल्स बहुत हद तक स्क्वीज्ड हैं, लंग्स चूंकि कोलैप्स की गई हैं। ठीक है, और चूंकि हार्ट तो बहुत अच्छे से काम कर नहीं, हार्ट तो इतनी तेजी से ब्लड को पंप कर नहीं रहा होता, प्लेसेंटा काफ़ी काम कर रहा होता है, तो एओर्टा के अंदर प्रेशर काफ़ी कम होता है। ठीक, एओर्टा में प्रेशर कम है, लंग्स में प्रेशर ज्यादा है। अब होता क्या है, आपके पास एक स्पेशल आर्टरी होती है जिसको आप डक्टस आर्टेरियोसिस कहते हैं। डक्टस आर्टेरियोसिस वो ब्लड वेसल होती है
जो कि पल्मोनरी आर्टरी को और एओर्टा को कनेक्ट कर रही होती है। एक दफा देखें, एओर्टा वो ब्लड वेसल है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और बॉडी में जाती है। पल्मोनरी आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो कि राइट वेंट्रिकल से निकलती है और लंग्स में जाती है। ठीक है, इसलिए अगर लंग्स में प्रेशर ज्यादा था तो मतलब पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर ज्यादा है, और अगर हार्ट और एओर्टा में प्रेशर कम है। सिंपल सी चीज हो गई। ठीक है, तो फीटस के अंदर इस तरह से होता है। अब जब ये डक्टस आर्टेरियोसस फीटस के अंदर मौजूद होता है तो डक्टस आर्टेरियोसस से क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और एओर्टा में प्रेशर कम है, तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा में जाता जाएगा। ठीक है, यहाँ से ब्लड आगे बॉडी में जाता जाएगा, क्योंकि वैसे भी और लंग्स में थोड़ा बहुत कम जाएगा, क्योंकि लंग का थोड़ा सा ब्लड यहाँ पे चला गया। तो लंग से तो हमने काम लेना भी बहुत थोड़ा ही है, लंग से तो हमने ऑक्सीजनेशन करवानी नहीं है, ऑक्सीजनेशन तो पहले ही हमारा प्लेसेंटा कर रहा है, वो तो इशू है ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हो रहा है। होता क्या है जब, अच्छा यहाँ पे बहुत ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा रहा, थोड़ा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जा रहा है। अब होता क्या है, जब बर्थ होती है तो बर्थ के बाद जाहिर बात है लंग्स भी अपना काम करना शुरू कर देंगे, हार्ट भी अपना नॉर्मल काम तो कर रहा होता है, लेकिन एओर्टा के अंदर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा जब बर्थ हो जाएगी, क्योंकि जब नॉर्मल इंसान आ जाएगा तो बेबी के अंदर बेसिकली जो प्रॉब्लम आएगा वो ये आएगा कि अब लंग्स का तो प्रेशर कर जाएगा डिक्रीज। क्यों भाई, लंग्स के अंदर हवा फिल होना शुरू हुई, तो लंग्स मजीद कोलैप्स नहीं रहेगी, अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग शुरू कर देगी, उसके अंदर ब्लड फ्लो भी स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड फ्लो स्टार्ट होगा, अब कोलैप्स नहीं है तो जो रेजिस्टेंस पहले लंग्स ब्लड फ्लो को फेस करनी पड़ती है वो रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि अब लंग्स के अंदर आर्टीरियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। पहले बहुत ज़्यादा आर्टीरियल प्रेशर था कोलैप्स लंग में, अब वो वाली सूरत हाल नहीं होगी। लंग्स के ब्लड में डिक्रीज कर गया है और एओर्टा में आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज कर गया है, तो अब होगा क्या कि अगर किसी बेबी में कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी हुई है कि, अच्छा बल्कि एबनॉर्मेलिटी बाद में बताता हूँ, अभी देखें, जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर गया, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज कर गया, तो ब्लड ने एओर्टा से आना शुरू कर दिया। यहाँ पे पहले क्या हुआ था, लंग्स में प्रेशर ज्यादा था, एओर्टा में कम था फीटस में, तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड एओर्टा में जाया करता था। ठीक है, बर्थ के बाद एओर्टा में प्रेशर बढ़ गया, यहाँ प्रेशर कम हो गया, तो ब्लड ने उल्टा यहाँ से यहाँ आना शुरू कर दिया। जब ब्लड ने यहाँ से यहाँ आना शुरू किया तो देखिए, पहले तो पल्मोनरी आर्टरी से बड़ा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जाया करता था ना, अब इस डक्टस आर्टेरियोसस के अंदर एओर्टा का ब्लड ट्रेवल करता है, यानी बड़ा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करता है। चूंकि ये ब्लड बहुत ऑक्सीजनेटेड होता है तो डक्टस आर्टेरियोसस के भी जो ब्लड वेसल के मसल्स हैं उनको बड़ी ऑक्सीजन मिलती है, वो बड़े अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है और करते करते ये खत्म हो जाती है। तो नॉर्मल बेबी में बर्थ के बाद ये डक्टस आर्टेरियोसस खत्म हो जाती है, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी का लिंक खत्म हो जाता है। लेकिन एबनॉर्मेलिटी हो जाती है कि कुछ बेबीज के अंदर 5500 बेबीज में से कोई ना कोई एक बेबी, यानी वन आउट ऑफ एवरी 5500 बेबीज हैव दिस इशू कि उनकी ये पेटेंट आर्टेरियोसस खत्म नहीं होती आफ्टर द बर्थ। जब पेटेंट आर्टेरियोसस खत्म नहीं होती आफ्टर द बर्थ, सॉरी डक्टस आर्टेरियोसस खत्म, इसका नाम डक्टस आर्टेरियोसस था, सॉरी मैं गलत नाम ले रहा था। जब डक्टस आर्टेरियोसस बर्थ के बाद खत्म नहीं होती तो इस एबनॉर्मेलिटी को हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस इस ब्लड वेसल का नाम है, ठीक है, जो सारे बेबीज में फीटल लाइफ में नॉर्मली होती है और बर्थ के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन अगर बर्थ के बाद खत्म नहीं हुई तो ये जो एबनॉर्मेलिटी है इसको हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। जिन बेबीज के अंदर ये एबनॉर्मेलिटी होगी उनमें क्या होगा, डेफिनेट सी बात है, एओर्टा से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता जाएगा। अब एओर्टा में कौन सा ब्लड होता है, जो लंग से होके आ चुका होता है, ऑक्सीजनेट हो चुका होता है और अब बॉडी में जाना होता है। तो यहाँ से अगर वापस एओर्टा से इसमें चला गया तो इसका मतलब है वो ब्लड जो कि लंग से होके आ चुका था और अब एओर्टा में आया था वो वापस यहाँ पे चला जाएगा और दोबारा लंग्स में चला जाएगा। कुछ ब्लड तो बॉडी को चला गया, कुछ ब्लड दोबारा लंग्स में चला गया, मजीद अच्छी तरीके से ऑक्सीजनेट हो गया। तो यानी कि ब्लड जो होगा वो अगेन एंड अगेन लंग्स में से जाना शुरू हो जाएगा, उसकी लंग्स में से रीसर्कुलेशन होना शुरू हो जाएगी। अच्छा ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्लोजर होता है और जिनमें नहीं होता उनको हम पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं, ये चीज़ नॉर्मल हो गई। अब डायनामिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे रीसर्कुलेशन थ्रू द लंग्स, यानी ब्लड की लंग्स के थ्रू रीसर्कुलेशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ब्लड एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में आ रहा है तो ये इशू क्रिएट हो गया है, रीसर्कुलेशन हो रही है। ऑल्दो ब्लड ज्यादा अच्छा ऑक्सीजनेटेड होगा, लेकिन मसला तो ये है ना कि अगर वेंट्रिकल ने 2 लीटर ब्लड पंप किया था बॉडी में भेजने के लिए और 1.5 लीटर तो चला गया बॉडी में और आधा लीटर वापस लंग्स में चला गया, तो इशू तो बन गया ना हमारे लिए। अच्छा फिर इसी तरह से एक और बात बता रहे हैं
कि जिन बेबीज में ये क्लोज जो डक्टस आर्टेरियोसस है ये क्लोज नहीं होता, उनमें फिर जाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो एओर्टा से जाना शुरू हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और आहिस्ता आहिस्ता डक्टस आर्टेरियोसस भी थोड़ा एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, अपना डायमीटर इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, तो कंडीशन बहुत वर्स हो जाती है। मेकिंग द कंडीशन वर्स, वो ये चीज़ भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। और रीसर्कुलेशन थ्रू द लंग्स हो रही है, ये तो आपको वैसे समझ में आ गई। डिमिनिश्ड कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी रिजर्व, अब हो बेसिकली क्या है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया है कि 2 लीटर ब्लड हार्ट ने पंप किया था, उसमें से 1.5 लीटर तो गया बॉडी में और बाकी आधा लीटर वापस लंग्स में चला गया। बल्कि ये फिगर्स जो है थोड़े से मुश्किल है, मैं ज़्यादा आसान कर देता हूँ। 1 लीटर ब्लड पंप करता था वेंट्रिकल, 1 लीटर पंप करता था, आधा लीटर बॉडी में चला गया, आधा लीटर वापस लंग्स में चला गया। बॉडी को तो 1 लीटर चाहिए ना, तो हार्ट बेचारा क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर देगा, वो 2 लीटर पंप करना शुरू कर देगा ताकि 1 लीटर चाहे वापस लंग्स में चला जाए लेकिन बॉडी को बकाया 1 लीटर मिलता रहे। ठीक, तो हार्ट ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से डबल काम कर रहा है। ठीक, सॉरी कैपेसिटी नहीं, नॉर्मल जो काम करता था नॉर्मल से डबल पे काम कर रहा है। अब अगर ये इंसान एक्सरसाइज करता है या कोई ऐसी कंडीशन आती है तो ये हार्ट ऑलरेडी बेचारा डबल काम करके तो रूटीन के रेस्ट कंडीशन में था, जब एक्सरसाइज करवाओगे तो वो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो ऐसे इंसान में कार्डियक रिजर्व कम होगा, क्योंकि हार्ट अपनी जो नॉर्मल रूटीन है उससे कोई 4 से 7 गुना तेज काम कर सकता है। ठीक है, आम इंसान में तो वो 1 लीटर ब्लड पंप कर रहा था और एक्सरसाइज में 4 लीटर ब्लड पंप करना शुरू कर देगा, 5-6 लीटर ब्लड पंप करना शुरू कर देगा और बॉडी को 6 लीटर ब्लड मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर देखा जाए जिस बेबी में ये इशू है उसके अंदर तो ऑलरेडी हार्ट 2 लीटर पंप कर रहा था और बॉडी को 1 लीटर मिल रहा था। यहाँ पे अगर हार्ट को कहा कि आप 4 लीटर पंप करो बॉडी को, उसके लिए हार्ट को तो 8 लीटर ब्लड पंप करना पड़ेगा और इतनी तो हार्ट की कैपेसिटी नहीं है। तो हार्ट बढ़िया 4 लीटर पंप करना शुरू करेगा, उसमें से 2 लीटर जाया करेगा आपकी बॉडी में, तो आपको होगा कि यार इस इंसान को एक्सरसाइज से इसका ब्लड फ्लो इंक्रीज करना बहुत मुश्किल है, तो इसका कार्डियक रिजर्व कम है, इसी तरह रेस्पिरेटरी रिजर्व भी कम है। फिर आगे हम आते हैं जिसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर ये हार्ट साउंड प्रोड्यूस होना, एक मरमर हमें सुनाई देती है। ये मरमर क्यों सुनाई देती है? डेफिनेट सी बात है, पहले एओर्टा में थोड़ा ब्लड पंप किया जाता था और वो सारा आगे जाया करता था, अब बहुत ज़्यादा पंप किया जाता है क्योंकि कुछ तो ज़ाया हो जाना है, वापस लंग्स में चला जाना है, तो एओर्टा का प्रेशर बहुत इंक्रीज करता है। सिस्टोल में एओर्टा का प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, तो हमें सिस्टोल के दौरान काफ़ी आवाज़ आती है, मरमर आती है, और डायस्टोल के दौरान ये मरमर काफ़ी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये हर हार्ट बीट के साथ जो मरमर इंक्रीज कर रही होती है और डिक्रीज कर रही होती है, इनफैक्ट इस इंक्रीज और डिक्रीज के लिए यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है वो लिखा हुआ है दैट द मरमर वैक्सेस एंड वेन्स विद ईच बीट ऑफ द हार्ट। ये जो मरमर है जो कि इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, इस मरमर को हम कहते हैं मशीनरी मरमर। मशीनरी मरमर किस वजह से है? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस की वजह से है। इसको भी उन्होंने डायग्राम में शो किया है। ये देखिए, ये जो एफ है ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस वाले का फोनोकार्डियोग्राम है। इसमें आप देख रहे हैं कि सिस्टोल के दौरान काफी सारी आवाज ज़्यादा आवाज सुनाई दे रही है और डायस्टोल के दौरान काफी थोड़ी आवाज है। वैसे प्रेशर तो एओर्टा में डायस्टोल के दौरान भी ज्यादा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना सिस्टोल में होता है। तो सिस्टोल में काफी ज्यादा आवाज है, तो ये जो आवाज इंक्रीज पर डिक्रीज पर इंक्रीज पर डिक्रीज, ये वैक्सेस और वेनिंग, ये इसको कहा गया है। और ये जो अब मरमर है इसको मशीनरी मरमर कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस में। ट्रीटमेंट इसका क्या है? बड़ी सिंपल सी चीज है कि ये जो डक्टस आर्टेरियोसस है जिसको क्लोज हो जाना चाहिए था बर्थ पे, लेकिन क्लोज नहीं हुई, हम सर्जरी करें और इसको क्लोज कर दें, तो बड़ा आसान सा हल है। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताई नहीं, सॉरी। जिसके अंदर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस है उसमें बेसिक मसला एओर्टा से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है ना। एओर्टा मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी मतलब राइट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल तक जा रहा है ना ब्लड, तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हार्ट से राइट हार्ट में जा रहा है, इसलिए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस को लेफ्ट टू राइट शंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेफ्ट टू राइट शंट। ठीक, हमने कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा डिस्कस कर लिया, लेफ्ट टू राइट शंट डिस्कस कर लिया, उसके बाद आती है टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट। ये बेसिकली एक राइट टू लेफ्ट शंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रॉपर सेप्टम नहीं होता, प्रॉपर पार्टीशन नहीं होता, इनका ब्लड आपस में थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है, उससे बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं।
अच्छा, क्या क्या हो सकता है बेसिकली वो अब आपको एबनॉर्मेलिटीज बता रहे हैं जो कि एक ही वक्त में अकर कर रही होती हैं साइमल्टेनियसली। एक तो जो द एओर्टा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल रादर देन द लेफ्ट वेंट्रिकल और इट ओवरराइड्स अ होल इन द सेप्टम एज शोन इन द फिगर 23.5। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये देखिए ये जो एओर्टा है इसको हकीकतन तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलना चाहिए था, ठीक, या तो ये निकलना ही राइट वेंट्रिकल से निकलना शुरू हो गया, या चलो निकल लेफ्ट से ही रहा लेकिन राइट और लेफ्ट के बीच में पार्टीशन ही नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बस मिक्स ही हो रहा है ब्लड। राइट वेंट्रिकल का भी सॉरी, राइट वेंट्रिकल का ब्लड भी एओर्टा में जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल का भी एओर्टा में जा रहा है। तो पहला मसला तो ये आ गया। दूसरा मसला ये आता है कि देखिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल से सॉरी राइट वेंट्रिकल से सारा ब्लड जाना चाहिए था लंग्स में। अब राइट वेंट्रिकल से काफी सारा ब्लड तो एओर्टा में भी चला जाता है, ठीक। और दूसरा ये जो आपके पास पल्मोनरी आर्टरी है ये स्टेनोस्ट भी है, यानी कि चिपके हुए फ्लैप्स हैं या इसके लिए बहुत कम रास्ता है, तो लंग्स में नतीजतन थोड़ा ब्लड जाएगा। बेसिकली हुआ क्या है, ये देखिए ये है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है हमारे पास राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला करता था एओर्टा, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से हमारे पास निकलती थी यूं पल्मोनरी आर्टरी। डन हो गया। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या वो जो एओर्टा था वो निकलता था। अब एबनॉर्मेलिटी क्या हुई है, मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। एबनॉर्मेलिटी बेसिकली कुछ इस तरह की हो गई है कि ये था ना, हकीकतन एओर्टा निकलना चाहिए था यहां से और पल्मोनरी आर्टरी यहां से, एओर्टा कुछ यूं निकलता है, यूं ज्यादा जगह घेर लेता है, पल्मोनरी आर्टरी की जगह में भी आ जाता है। ये जो पल्मोनरी आर्टरी थी थोड़ी सी इसकी भी जगह ले लेता है, ठीक है। ये देखिए ना, पहले पल्मोनरी आर्टरी यहां से निकल रही थी और एओर्टा यहां से, अब एओर्टा यहां तक आ गया है, ठीक। नतीजा तक पल्मोनरी आर्टरी स्क्वीज हो गई और एओर्टा में राइट वेंट्रिकल का ब्लड भी जाना शुरू हो गया, ठीक है जी। तो ये आपने देखा कि एओर्टा में राइट वेंट्रिकल से भी ब्लड जाना शुरू हो गया और पल्मोनरी आर्टरी स्क्वीज हो गई। तो पहले हमने बताया कि एओर्टा हम कह सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, और दूसरा पल्मोनरी आर्टरी स्क्वीज इतनी हो गई है कि अब लंग्स में थोड़ा ब्लड जा रहा है, यानी ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड भी कम हो रही है। कितने मसले हो गए ना, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कम हो गई, डीऑक्सीजनेट ब्लड एओर्टा में जाना शुरू हो गया, ये दो मसले हो गए। उसके बाद अगले पेज पे कि जिस तरह से राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा था, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में मिक्स हो रहा है, इसी तरह ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेट में भी जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड राइट में भी जाएगा, सिंपल चीज है। और जो चौथा मसला इसमें हो रहा है वो आपके पास, चूंकि राइट वेंट्रिकल पहले बेचारा मासूम सा बंदा था, थोड़ा थोड़ा ब्लड लंग्स में पंप करता रहता था, करीबी लंग्स थे तो बहुत काम नहीं करना पड़ता था। अब तो जनाब राइट वेंट्रिकल, चूंकि एओर्टा ने भी अपनी टांग राइट वेंट्रिकल में फंसा ली है, तो राइट वेंट्रिकल एओर्टा में भी ब्लड पंप कर रहा है। अब तो राइट वेंट्रिकल को एहसास हो रहा है यार मुझे पूरी बॉडी में भी पंप करना है, तो राइट वेंट्रिकल पे वर्क इस तरह से बढ़ जाता है, ये ज्यादा काम करना शुरू कर जाता है, डेवलप हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है राइट वेंट्रिकल की। तो ये चार इश्यूज आ गए आपके पास, किसकी वजह से, राइट टू लेफ्ट शंट की वजह से, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट की वजह से। इसमें राइट टू लेफ्ट शंट है, यानी कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में बआसानी जा पा रहा है। फिर एबनॉर्मल सर्कुलेटरी डायनामिक्स, जब ये कंडीशन होती है तो उसके वजह से बॉडी में क्या हो रहा है। बेसिकली एक तो देखें कि बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के जाने की वजह से जो स्किन है बेबी की वो ब्लूइश हो जाएगी, साइनोटिक हो जाएगी। तो हम डायग्नोज कैसे करते हैं किसी के अंदर टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट हुआ है। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट का मतलब ये राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का जाना। पहली चीज बेबी की स्किन ब्लूइश होगी, हमें पता चल जाएगा। दूसरी चीज राइट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक प्रेशर बहुत होगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जाहिर बात है नॉर्मल से ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा ब्लड आ रहा है इसमें और ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से भी ब्लड इसमें आ सकता है, ठीक। दूसरी चीज क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ द राइट वेंट्रिकल इंक्रीजेस। तीसरी चीज इनलार्ज राइट वेंट्रिकल, जो अभी मैंने बताया कि राइट वेंट्रिकल थोड़ा सा इनलार्ज हो जाएगा। और चौथी चीज हमें एक एबनॉर्मल ब्लड फ्लो मिलेगा जिसमें हम देखेंगे कि वेंट्रिकल्स के सेप्टर में भी होल है, उधर से भी ब्लड इधर उधर जा रहा है, और एओर्टा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की बजाय राइट वेंट्रिकल से भी ब्लड ले रहा है। तो ये एबनॉर्मेलिटी मिलेगी हमें ब्लड फ्लो के अंदर। ट्रीटमेंट क्या है इसका भी सर्जरी करके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। दो काम करेंगे हम, एक तो हम एओर्टा को वापस उसके घर भेजेंगे
और दूसरा ये जो पल्मोनरी आर्टरी थी जो कि स्टेनोस हो चुकी थी, इसको थोड़ा खुला करेंगे। तो पल्मोनरी आर्टरी का स्टेनोसिस खोलेंगे और हम ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ओपन द पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड क्लोज द सेप्टल डिफेक्ट। जो सेप्टल डिफेक्ट था, जो राइट ये जो सेप्टा यहाँ तक था, इसको हम ऊपर तक ले जाएंगे, ये जी यहाँ तक कि एओर्टा अलग हो जाए, ये अलग हो जाए। पहले सेप्टा में डिफेक्ट आया हुआ था ना, सेप्टल डिफेक्ट को हम खत्म करते हैं सर्जरी करके। अच्छा, कॉजेज ऑफ कंजेनिटल एनोमलीज, क्या कॉजेज होते हैं? दो कॉजेज यहाँ पर डिस्क्राइब किए हुए हैं। अगर मदर के अंदर प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट 1/3 प्रेगनेंसी में कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो उस वायरल इन्फेक्शन की वजह से कॉन्जेनिटल एनोमलीज हो सकती हैं। और दूसरी वजह हेरिडिटी है, यानी विरासती इनहेरिटेंस में ये आता है, क्योंकि उन्होंने देखा कि आइडेंटिकल ट्विंस में भी है, तो इसका मतलब है कि ये कोई इनहेरिटेंस में आया जो दोनों बच्चों में आ गया है एग्जैक्टली एक तरह से। इसकी फैमिली हिस्ट्री होती है कि पेरेंट्स में भी था तो उस वजह से बच्चों में भी आ गया। तो ये दो कॉजेज हो गए, एक वायरल इन्फेक्शन और दूसरा इनहेरिटेंस। अब हम अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यूज ऑफ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन ड्यूरिंग कार्डियक सर्जरी। बेसिकली होता क्या है, जिस वक्त हार्ट की सर्जरी की जा रही है उस वक्त हार्ट तो बॉडी में ब्लड पंप नहीं कर सकता, लेकिन बॉडी को तो कंटिन्यूसली ब्लड चाहिए ही चाहिए। हम क्या करते हैं, हम एक आर्टिफिशियल सिस्टम बनाते हैं, आर्टिफिशियल पंप लेते हैं, आर्टिफिशियल लंग्स लेते हैं, ठीक है, और हम आर्टिफिशियली ये काम करते हैं। कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि ब्लड को, इसको हम क्या, अच्छा ये जो हम आर्टिफिशियली पंप कर रहे हैं इसको क्या कह रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन, क्योंकि ये बॉडी की अपनी सर्कुलेशन नहीं है, हम उसको दे रहे हैं। कोई भी ऐसा पंप जो कि ब्लड को एक नॉर्मल स्पीड से पंप कर सके उसको हम यूज कर सकते हैं। और लंग्स की जगह जो हमने ब्लड को ऑक्सीजनेट करना है उसके लिए मुख्तलिफ तरीकों से ऑक्सीजनेट कर सकते हैं। पहला तरीका बबलिंग ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन के अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को बबल करें, यानी जिस तरह से आपने देखोगे फिश के एक्वेरियम्स के अंदर वो ऑक्सीजन के बबल्स होते हैं या हवा के बबल्स जा रहे होते हैं, इस तरह से हम ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन के बबल से ब्लड को ऑक्सीजनेट कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम प्लास्टिक शीट्स की सर्फेसिस पे ब्लड को इस तरह से ड्रिप करें जब और इर्द गिर्द हवा में ऑक्सीजन मौजूद हो। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ब्लड को ड्रिप करेंगे तो ब्लड के ड्रॉप्स ऑक्सीजन में से गुजरते हुए जाहिर बात है जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजनेट हो जाएगी। तीसरी चीज, हम रोटेटिंग डिस्क के ऊपर से ब्लड को पास करते हैं और ऑक्सीजन का इंटरेक्शन होता है, ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है। और चौथी चीज जो है वो थिन मेम्ब्रेन्स में से ब्लड को गुजारते हैं। मतलब ये देखिएगा, यूं मैं एक ब्लड वेसल से गुजार रहा हूँ और ये मेम्ब्रेन परमेबल है, इधर ऑक्सीजन काफी सारी मौजूद है, ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड परमेबल है वो बाहर आ जाएगी और ऑक्सीजन जो परमेबल है वो अंदर चली जाएगी। यानी एग्जैक्टली जो काम कैपिलरीज में हो रहा होता है हम आर्टिफिशियल कैपिलरी में से गुजारते हैं, और जिस तरह लंग्स में ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन होती है उस तरह से ब्लड को हम ऑक्सीजनेट कर सकते हैं। अच्छा, अब बॉडी से बाहर ब्लड को ऑक्सीजनेट कर रहे हैं, उसके अंदर क्लॉटिंग भी हो सकती है, उसके अंदर हीमोलिसिस, मुख्तलिफ तरह के इश्यूज हैं जो उन्होंने बताया है यहाँ पे कि बॉडी के ब्लड से बाहर जब हम ऑक्सीजनेशन कर रहे होते हैं तो इश्यूज आ सकते हैं, ब्लड कोएगुलेशन हो सकती है, हेपेरिन इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन हम इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके फिर भी इस प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हैं और यह प्रोसीजर काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए पास सर्जरी के लिए, और ऑप्शन भी कोई नहीं हमारे पास। अच्छा, फिर आता है हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट एंड वैल्वुलर कंजेनिटल डिजीजेस। एक बात तो कंफर्म है, सारी वैल्वुलर कंजेनिटल डिजीजेस में चूंकि कार्डियक आउटपुट कम हो रही होती है नॉर्मली, तो हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है कार्डियक आउटपुट को नॉर्मल करने के लिए, कम कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। जब हार्ट एक्स्ट्रा काम करता है तो उसकी कार्डियक हाइपरट्रॉफी होती है, मसल्स एक्स्ट्रा काम करते हैं, बड़े हो जाते हैं और हार्ट का साइज इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हत्ता के नॉर्मल हार्ट का वेट 300 ग्राम्स होता है, इतनी हाइपरट्रॉफी भी होती है कि हार्ट का वेट अप टू 800 ग्राम्स चला जाए, इतना इंक्रीज भी कर सकता है। अब ये जो हार्ट की हाइपरट्रॉफी है इसके नुकसानात क्या हैं, इनको डिस्कस करते हैं। डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स क्या होते हैं? एक तो बेसिक सी बात है, सीधी सी बात है कि जब हार्ट एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो हो सकता है उसको उतने न्यूट्रिएंट्स ना मिल रहे हों, और न्यूट्रिएंट्स की या ऑक्सीजन की कमी की वजह से, इस्कीमिया की वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है। हार्ट फेलियर के जो 2 रीजन उन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं, वो नंबर 1, वन ऑफ द रीजन फॉर दिस इज दैट द कोरोनरी वैस्कुलर typically does not increase to the same extent as the mass of the cardiac muscle increase। यानी कार्डियक मसल बहुत तेजी से बढ़ जाता है, ब्लड वेसल्स इतनी नहीं बढ़ पाती, तो थोड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं, कार्डियक मसल ज्यादा होता है,
तो एज अ रिजल्ट प्रॉपर ऑक्सीजनेट नहीं कर पाते। और द सेकेंड रीजन इज दैट फिब्रोसिस ऑफन डेवलप्स इन द मसल, मसल के अंदर फिब्रोसिस हो जाता है। ये फिब्रोसिस खास तौर पे सब एंडोकार्डियल मसल के अंदर कोरोनरी ब्लड फ्लो को डिक्रीज करता है, और कोरोनरी ब्लड फ्लो कम होगा तो आपके पास हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ऐसी डिजीजेस के अंदर हार्ट की हाइपरट्रॉफी की वजह से हार्ट की पेन्स होती हैं, एंजाइनल पेन्स बहुत कॉमन है। उसके अलावा हार्ट का साइज इंक्रीज करने से आपको पता है मुख्तलिफ एरिथमियाज हो सकते हैं। सर्कस मूवमेंट्स की वजह से खास तौर पे फिब्रिलेशन बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि जब हार्ट का साइज इंक्रीज करता है तो वो सर्कस मूवमेंट्स हो सकती हैं जिनकी वजह से फिब्रिलेशन हो सकती है। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।